प्राचीन ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी हैं। एक परम सौभाग्य है हम सभी के लिए कि ऐसे महामनीषी के द्वारा वायु वृष्टि विज्ञान पर एक ग्रंथ संपादित है। जहां तक अध्ययन करने से पता चला है कि मधुसूदन ओझा जी बिहार मिथिला प्रांत के रहने वाले थे। 1866 में उनका जन्म हुआ था और काशी में महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री जी से उन्होंने 8 वर्षों तक वेदांगों का उन्होंने अध्ययन किया। 8 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद फिर राजस्थान चले जाते हैं और वहां पर एक विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करते हैं। लेकिन इनकी जो अद्भुत क्षमता है ज्ञान परंपरा की, इनके ग्रंथों को देखने से लगता है न्याय हो, वेदांत हो या वेदांग हो या वेद का जो इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, जहां तक मुझे जानकारी है इतने सटीक और स्पष्ट रूप से वेद का वैज्ञानिक महत्व को दर्शाने वाला अभी इस सदी में कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को विज्ञान के सापेक्ष ला करके रखा और विज्ञान से जोड़ दी कि वेद में कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है कि जिसके द्वारा आज जो विज्ञान, जिस विज्ञान को हम लोग वर्तमान में जिस विज्ञान के युग में जी रहे हैं, यह हमारे वैदिक विज्ञान की एक अंश है। आज का विज्ञान केवल एक शैशव अवस्था में है। मैं आभारी हूं इस आमुख पटल के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जो अनवरत इनके कृतियों का, देखिए अभी भारत सरकार ने एक संस्था भारतीय ज्ञान परंपरा बनाई हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे वैदिक वांग्मय में जो विषय वस्तु है उसको ला करके मॉडर्न के साथ कैसे हम शोध कर सकते हैं। और मधुसूदन ओझा जी इस ज्ञान परंपरा के अग्रगण्य हैं, जिन्होंने अगर वर्तमान में रिसर्च मैथोलॉजी सबसे बड़ा अगर इन्होंने संदेश दिया है तो अपने ग्रंथ के माध्यम से दिया है। ज्योतिष का विषय हो या संगीताओं का विषय हो, देखिए हम अगर वेद को पूर्ण रूप से समझना है तो हमको स्मृति, पुराण एवं संगीताओं को पहले जानना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, स्मृतियों का अध्ययन किया, उसके बाद उपनिषदों को पढ़ा, संगीताओं को पढ़ा और तब वेद के अर्थ का जो सम्यक विवेचन है इन्होंने किया। वायु वृष्टि विज्ञान पर या वृष्टि के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध हैं। जैसे रुद्रयामल तंत्र में एक मेघमाला नाम का पुस्तक है जो रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। उसके बाद वृष्टि प्रबोध भी बनी है। आचार्य ब्राह्मण ने बृहद संहिता में 2 अध्याय वृष्टि पर ही दिया है, मेघ गर्भ लक्षणाध्याय और गर्भ लक्षणाध्याय के नाम से भी उन्होंने 2 अध्याय स्पष्ट रूप से लिखे हैं। आचार्य ब्राह्मण भी लिखते हैं तो यही कहते हैं कि गर्गादि ऋषियों की स्मृतियों को देख करके, संगीताओं को देख करके मैं लिख रहा हूं। लेकिन आचार्य विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी जब कादम्बनी का लेखन करते हैं तो क्या कहते हैं कि शिवम बृहस्पति गर्गम वशिष्ठम काश्यपम भृगुम स्मरामि स देवज्ञम मिहिरम च पराशरम। उन्होंने शिव को इसका आदर्श माना। शिव को क्यों माना
कि शिव पार्वती जो रुद्रयामल तंत्र में पार्वती के कहने पर पार्वती रुद्रयामल तंत्र में मेघमाला में आया है कि जब शीत का अरे वर्षा ऋतु आने लगी तो पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि अब हम लोग तो ग्रीष्म किसी तरह वृक्ष के छाया में रह लिए, लेकिन वर्षा ऋतु में कैसे रहेंगे। तो वर्षा के ज्ञान के जो भी परंपराएं हैं हमारे यहाँ तंत्र ग्रंथों में और आगम तंत्रों में भी उद्धृत है। उसी चीज को लेकर के इन्होंने वहां से लेकर के मेघमाला नाम का भी ग्रंथ का संपादन हुआ। उसके बाद इन्होंने 20वीं शताब्दी में इन्होंने इस कादम्बनी ग्रंथ का संपादन किया। आचार्य ने बराहमिहिर का भी नाम लिया और सहदेव का भी नाम लिया, इसलिए कि जो पांडवों के जो छोटे भाई सहदेव थे उनको वायु वृष्टि विज्ञान के बारे में, वर्षा के ज्ञान में बहुत स्थिति उनकी अच्छी थी। ऐसे एक कहावत कहा गया है कि सहदेव जी का कहना था कि जो बतावे वर्षा के भेद उसके पानी भरे सहदेव। वायु वृष्टि के बारे में सटीक आकलन करना या फलादेश करना या बताना यह बहुत कठिन है, लेकिन यह इस कादम्बनी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से संहिताओं से लेकर के इन्होंने अध्ययन करके लिखा। तैतरी संहिता के बारे में कहते हैं कि अग्निर्वा इतो वृष्टिम उदीरयति मरुता सृष्टाम नयति यदा खलु वासवादित्यो नयंग रश्मिभिः पर्यावर्तते अथ वर्षति। देखिए ये तैतरी संहिता का है। हमारे यहाँ सृष्टि क्रम में कहा गया है कि अग्नि सोमात्मकम जगत, यह जो सृष्टि है अग्नि और सोम से होता है। सोम रूप चंद्रमा है, अग्नि तत्व का रूप सूर्य है, अर्थात वृष्टि में अगर कारक कोई ग्रह है तो सूर्य और चंद्रमा है। आधुनिक विज्ञान आज कहता है कि सूर्य के उष्मा से समुद्र में जो वाष्प बनते हैं फिर आकाश में जाता है और आकाश में जाकर के फिर कालांतर में जाके वृष्टि करता है। हमारे यहाँ यह बात इसी चीज को तैतरी संहिता में जो अभी मैंने आपको मंत्र सुनाया, इसी चीज को तैतरी संहिता में भी दिया गया है। उसके बाद वायु पुराण में भी सेम इसी चीज को है कि आदित्या पीतम सूर्याग्नेः सोमम संक्रमते जलम नाड़िभिर वायुयुक्ताभिर लोकाधानम प्रवर्तते यत्सोमात् स्रवते सूर्य तदभ्रेष्वतिष्ठते मेधा वायु निघाते न विसृजन्ति जलम भुवि। वायु पुराण के 51 से लेकर के 54 तक इस श्लोक में प्रथम अध्याय में ही यह उद्धृत है। मैं इसका रिफरेंस रखा हूं सामने। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वायु वृष्टि के विज्ञान में हमारा जो विज्ञान था, वेद था, उसमें सब निहित था। मनुस्मृति में भी आया है, अग्नौ प्रस्थाहुति सम्यक आदित्याम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर अन्नम तथा प्रजा वृष्टि अन्नम तथा प्रजा। इसका मतलब वृष्टि का ज्ञान जब से सृष्टि और मानव जीवन का प्रारंभ हुआ सृष्टि में, तब से ही वृष्टि का प्रादुर्भाव और उसकी जानकारी हमारे महर्षियों को थी। पराशर के द्वारा कृषि पराशर आदि ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद गर्ग संहिता में इसका है, वशिष्ठ संहिता में है, आचार्य बराहमिहिर कई जगह पर वृष्टि के बारे में दिए हैं। और मधुसूदन जी के ग्रंथ को देखने से लगता है कि इन्होंने जो वैदिक विज्ञान की व्याख्या करते हुए हमारे संहिताओं से, या तो आचार्य बराहमिहिर के ग्रंथों से लेकर के, या तो गर्ग संहिता से, या वशिष्ठ संहिता से, या जो रुद्रयामल तंत्र से लेकर के इन्होंने इस कादम्बनी ग्रंथ की रचना की है, जो ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है। मैं बहुत इनके चीजों को आगे आपको बताऊंगा। देखिए एक ही बात लगभग आचार्य कहते हैं। जैसे अभी पूर्व वक्ता जी रामेश्वर दयाल जी ने बताया
किसी आचार्य का मत है कि कार्तिक पूर्णिमा से मेघ गर्भ धारण करते हैं, और आचार्य ब्राह्मणी गर्ग संहिता में, वशिष्ठ संहिता में और कादम्बनी में, इन चारों जगह और मेघमाला में मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से मेघ गर्भ धारण करने का श्लोक प्राप्त होता है। तो इनका मत या अन्य जो हमारे महर्षियों का मत है लगभग मिला जुला हुआ है। ये कहाँ का मत है कि हमारे महर्षियों ने जो वेद में जो देखा उसको लिखा, आचार्य ने भी जो वैदिक वांग्मय में स्मृतियों को देखा उन्होंने भी इसको किया। गर्भ जिस प्रकार से हमारे मनुष्य लोक में स्त्रियों को जिस प्रकार से गर्भधारण की स्थिति है उसी प्रकार से मेघ में भी है। हम विज्ञान के दृष्टि से तो केवल इतना जान लेते हैं आधुनिक विज्ञान से कि वाष्प से सूर्य जाता है लेकिन अब फिर वृष्टि करता है 195 दिन बाद, लेकिन वह रुकता कहाँ है। जब सूर्य की रश्मियां वाष्प को लेकर के जाती है तो सोम अर्थात चंद्रमंडल में जाकर के यह अवस्थित होता है। चंद्रमंडल बहुत नीचे है हमारा, आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है चंद्रमा हमारे पृथ्वी से बहुत नजदीक है। आज चंद्रमंडल में सोम रूप में जाकर के वहां स्थित होता है कि वह शीतल स्थान है, और जहां शीतल स्थान होगा वहीं गर्भपुष्ट होगा। जहां अगर सूर्य अपने लेकर के सूर्यमंडल में चला जाए तो वहां पर मेघ गर्भ स्राव हो जाता है। तो इन्होंने भी उसी बात को कहा है, और हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उन परंपराओं में भी मेघ के लक्षण के बारे में देखिए 3 प्रकार के, ऐसा नहीं है कि केवल 4 महीने में ही मेघ गर्भ धारण करते हैं। हम मेघमाला में बृहत संहिता में आया है कि वर्ष में कभी भी मेघ गर्भ धारण कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वर्षा ऋतु 4 महीने रहता है, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और आश्विन। तो हम मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन इन 4 महीनों में जब मेघ गर्भ धारण करेगा तो आगे के जो आएंगे ग्रीष्म ऋतु के बाद 4 महीना उसमें वह वृष्टि करने वाला होगा। लेकिन जो इन महीनों में वृष्टि होती है, जैसे कभी कभी जनवरी में फरवरी में वृष्टि जो होती है वह ग्रीष्म ऋतु में जो मेघ गर्भ धारण करते हैं वह आकर के इधर होता है। ग्रीष्म ऋतु यानी चैत्र बैसाख में जो मेघ गर्भ धारण करेंगे, अगर उस समय जो भी प्रकृति अगर अनुकूल हो तो निश्चित रूप से जाड़े में भी वृष्टि होगी। अब वृष्टि का मुख्य लक्षण क्या होता है कि अगर मेघ गर्भ दिन में धारण करता है तो वह रात्रि में वृष्टि होती है, अगर रात्रि में मेघ गर्भ धारण करता है तो दिन में होती है। अगर शुक्ल पक्ष में मेघ गर्भ धारण करेगा तो आगे 6.5 महीने के बाद, माने 6 महीने 15 दिन के बाद जो 195 दिन को 30 से भाग देंगे सावन मान से, तब होगा। इसलिए कि जब चांद्रमास से गणना करेंगे तो वह स्पष्ट नहीं आएगा, वह केवल सावन दिन से ही वह स्पष्ट रूप से आएगा। तो उसके बाद 6.5 महीने के बाद जब वृष्टि होती है 195 दिन के बाद, तो वह जनवरी के महीने में भी हो सकती है, फरवरी के महीने में हो सकती है, लेकिन उसके लिए वातावरण अनुकूल होना चाहिए। वातावरण अनुकूल के क्या है कि जिस समय मेघ गर्भ धारण करते हैं वो उस समय आकाश में हल्का सा बादल छाए हुए हों और पूर्व और ईशान कोण की वायु चले। उस समय जो आकाश का वातावरण हो एकदम स्वच्छ हो, किसी प्रकार और वायु का प्रकोप अधिक न हो। तब जब वायु का प्रकोप अधिक नहीं होगा, इसी कारण से वहां पर जाकर के गर्भ सोम स्थिति में चंद्र कक्षा में जाकर के मेघ गर्भ धारण करते हैं। यह हमारे आचार्य के जो ग्रंथों का इन 3 अध्यायों में जो मूल तत्व है। अब देखिए उसमें क्या है, 3 प्रकार के जो हमारे यहाँ बृहत संहिता में भी दिया गया, भौमांतरिक्षोत्पात, भौम उत्पात, अंतरिक्ष उत्पात और दैव उत्पात। इनसे भी बचने के बाद ही वृष्टि होती है। कभी कभी होता है
कि आषाढ़ महीने में सूखा पड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि वृष्टि नहीं हो रही। इसका मेन कारण यही है कि मार्गशीर्ष महीने में मेघ गर्भ धारण नहीं किया है, जिसके चलते आषाढ़ में वृष्टि नहीं हो रही है। देखिए, 4 महीने में जब भी किसी भी महीने को 4 महीना ले लीजिए, किस महीने में आगे के जैसे शीतकाल के जो 4 मास हैं उसमें मेघ का गर्भधारण होगा, आगे 4 महीने में गर्भ का पोषण होगा और आगे 4 महीने में वृष्टि होगी। एक एक महीना को अगर जो ज्येष्ठ महीना में गर्भधारण करता है मेघ, उसके आगे 4 महीने बाद वो उसका पोषण होगा और उसके आगे जाकर के फिर वह वृष्टि पृथ्वी पर होगी। इसलिए कि वृष्टि का मूल जो तत्व है वह विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। हमारे सूर्य के नक्षत्र अलग दिए गए हैं, चंद्रमा के नक्षत्र अलग है। सूर्य नवर्षति, 2 चीज कहा गया कि सूर्य के ही नक्षत्र में अगर सूर्य की संक्रांति हो जाती है तो वृष्टि नहीं होती है। सूर्य चंद्र चवर्षति, अर्थात सूर्य के नक्षत्र में जब चंद्रमा का नक्षत्र आता है तब जाके वृष्टि होती है। इसीलिए जो मैं पहले आप लोगों से चर्चा किया कि अग्नि सोमात्मकम जगत, इस सृष्टि में नहीं पूरे भूमंडल में अगर सृष्टि का कोई क्रम है तो अग्नि और सोम के यानी सूर्य और चंद्रमा से प्रेरित होकर के भी वह मानवीय सृष्टि हो या दैवी सृष्टि हो या जली सृष्टि हो, इसका प्रादुर्भाव होता है। अब गर्भ जो पुष्ट होने के लक्षण क्या है कि जिस समय मेघ गर्भ धारण करते हैं उस समय वायु हल्की वायु चल रही होगी, चक्रवात तो न हो, और जल भी वहां पर हल्की हल्की जल भी बरस रहा हो, और वहां घटाएं जो है मेघ का जो शब्द सुनाई देता हो, गर्जन होता हो, तो वह क्या करता है कि गर्भ को पुष्ट करता है। लेकिन गर्भनाश के लक्षण क्या है कि मान लीजिए मेघ गर्भ तो धारण कर लिया, लेकिन आगे चल करके अगर अगले महीने में या दूसरे या तीसरे महीने में दिग्दा हो गया, पूरी दिशाएं तप्त हो गई, उल्कापात हो गया, भूकंपादि हो गए, माने पृथ्वी कंपन करने लगी, कोई भी जो भौम उत्पात अगर शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से गर्भ का स्राव हो जाता है। जैसे स्थिर रूप से है कि स्त्रियों में भी अगर 3 महीने अगर प्रिकॉशन नहीं लेती हैं तो चिकित्सकों का कहना है कि गर्भस्राव हो जाता है या भ्रूण नहीं बनता है। सेम स्थिति हमारे यहाँ मेघ में भी है।